Good evening. I hope all of you are doing well. Okay guys, so पिछले वाला जो हमने कॉन्सेप्ट किया था वो था मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हुए. इनफैक्ट जितना भी हमने किया है उसके 6 क्वेश्चंस मैंने आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, मोल कॉन्सेप्ट है, उन सब के क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. टेलीग्राम चैनल का मेंबर बनने के लिए या उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो नीचे बायो में है. आप उसे सब्सक्राइब करो, उसको चैनल को फॉलो करो, और उस पर कॉन्स्टेंटली आफ्टर एवरी 2-3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन. कोई भी आपको डाउट होता है वो भी आप मेरे साथ डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आ सकते. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इक्विवेलेंट मास. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसका पार्टली हम कुछ हिस्सा आज करेंगे और कुछ हिस्सा हम लोग सॉल्यूशंस के साथ करेंगे, जो क्लास 12 का एक टॉपिक है. एक बारी फिर से उन सब न्यू जॉइनर्स के लिए जो मेरा वीडियो आज देख रहे हैं, ये जो कोर्स है दैट इज केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशंस, जिसको हम डिवाइड करेंगे इनटू 3 डिफरेंट ब्रांचेस and do each and every detail. So we're doing right now फिजिकल केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है. वंस हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होता है तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लास्टली क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सबसे ज्यादा जो वेटेज आपकी रहती है, ऑल्दो इक्विवेलेंट वेटेज होती है, बट सबसे ज्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो ऑर्गेनिक और फिजिकल में से आते हैं. और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से आपको जनरली ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आते हैं. तो हम लोग काफी डिटेल में इस कोर्स को करने वाले हैं, और किस किस आप कह सकते हो कोर्सेज के लिए या किस किस एग्जाम्स के लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा कुछ लोग जो यूपीएससी में केमिस्ट्री को एज ऑप्शनल लेते हैं और उनको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं, उनके लिए भी ये कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा. सीटैट के लिए, राइट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, मास्टर कैडर के लिए दैट इज फॉर जॉब्स. एंड आई हैव सीन कि बहुत सारे टीचर्स भी मेरी वीडियोस को देखते हैं काफी टाइम से ब्रेक के बाद. नाउ दैट आई हैव कम बैक, सो वी आर गोइंग टू जस्ट रॉक इट, राइट. तो आज हम लोग करने वाले हैं इक्विवेलेंट मासेस. क्या होता है इक्विवेलेंट मास, राइट. अब हमें पता है कि हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं. जैसे हम लोगों ने जब एटॉमिक मास भी लिया था तो हमने कार्बन को एज स्टैंडर्ड लिया था, हाइड्रोजन को सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया, फिर ऑक्सीजन को लिया, फिर उसके बाद अब हम कार्बन को लेते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीए. उसी तरह से इक्विवेलेंट मास जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट मास वो मास होता है एक सब्सटेंस का जो कि कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, क्या बोल रहे हैं हम, जो कि कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली जो कि कंबाइन करता है, डिस्प्लेस करता है 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को या 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन को, उसे हम लोग इक्विवेलेंट मास बुलाते हैं, राइट. इक्विवेलेंट मास एक प्योर नंबर है. तो सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है. सेकेंड, जो इक्विवेलेंट मास है वो एक प्योर नंबर होता है. थर्डली, अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स तो उसको हम ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलते हैं. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जब आप नॉर्मेलिटी करोगे, जब आप एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करोगे, उन सब में इक्विवेलेंट मास जो है वो लगता है. So you know now what equivalent mass is. Let's write it down. Notes भी जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे हैं. इस पूरे चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. So you have to go to the channel, टेलीग्राम चैनल, and you can take out, download and take out a printout of those notes. वो जो नोट्स हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. मैंने 2-3 बुक्स में से कंबाइन करके उन नोट्स को बनाया है. सो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. पॉइंटर वाइज हैं, समझने में भी ईजी है, लैंग्वेज उसकी बहुत ईजी है. बट फॉर दैट प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. So what are we saying? What are equivalent masses? Okay, so we've written the definition over here. Mass of a substance which combines or displaces
directly or indirectly with 1.00 parts of hydrogen, 16 parts of oxygen और 35.5 parts of chlorine. तो ये हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट मास. सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा है? equivalent mass is a pure number. Third point, when expressed in grams, then it is known as gram equivalent mass. Now there is a direct relation between equivalent mass and atomic mass, right? So equivalent mass और atomic mass एक दूसरे के साथ related है. In fact हम बोलते हैं कि equivalent mass जो है वो एक किसी भी particular atom का सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो दूसरे किसी भी एटम के साथ किस तरह से कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहा है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, वी आर टेकिंग Cu2O एंड वी आर टेकिंग CuO, राइट? अगर आप Cu2O में वैलेंसी देखते हो तो कॉपर की वैलेंसी है +1, और अगर हम CuO में देख रहे हैं तो कॉपर की वैलेंसी क्या है? +2. So this is cuprous oxide and this is cupric oxide. Okay. Now what is going to be the equivalent mass over here? That will be equal to atomic number atomic mass upon valence. Right? So for Cu2O, mass of copper is 63.5 divided by its valency 1. So equivalent mass of copper in this case is going to be 63.5. If we are taking CuO, valency as we said is +2. So therefore this will be equal to 63.5 divided by 2, which is going to be 31.7 approximately. So 31.7, that is 31.75 is going to be the equivalent mass of copper over here. So we are saying that the equivalent mass that is equal to atomic mass over valency. इस valency को बहुत सारी बुक्स में रिप्रेजेंट किया गया है as n. So that is also known as the n factor. All right. So it means इसको हम थोड़ा सा modify कर सकते हैं, which is equal to atomic mass divided by n. n over here is the n factor. n factor हम लोग आगे देखेंगे कि equivalent mass को हम acidity के लिए साथ, basicity के साथ, oxidation और reduction के साथ, या oxidizing and reducing agents के साथ, उनके साथ भी हम इसको correlate करते हैं. That we will do when we are doing the solutions. Okay. Then there are various methods which are used for the determination of equivalent mass of elements. Let's go on to that. So we are going on to methods of determination of equivalent mass of elements. There are various methods जिससे हम लोग calculate कर सकते हैं equivalent masses, depending कि आपको question में क्या दे रखा है. तो सबसे पहले जो method है, that is the hydrogen displacement method. ये वाला मेथड स्पेसिफिकली हम उन सब्सटेंसेस के लिए या उन एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम एसिड्स. लाइक वी हैव जिंक, वी हैव सोडियम, वी हैव पोटेशियम. सो ऑल द एक्टिव मेटल्स, उनका जो इक्विवेलेंट मास है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड. नाउ ओवर हियर वी कैन डायरेक्टली टेक parts of hydrogen, that is 1.008,
or we can, if volume is given, then in that case we are going to consider the density of hydrogen. Density of hydrogen hoti hai 0.00009. So what is the formula? The formula will be mass of the element, equivalent mass is equal to mass of element into 11,200 ml. Over here we are taking the volume as 11,200 ml upon volume of hydrogen displaced at NTP. तो उस रिएक्शन में कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है, we are going to consider that. Okay, so it's quite simple. What are we taking over here? हम लोग ले रहे हैं मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी मास एलिमेंट का हमको दे रखा है, इनटू 11,200 upon volume of hydrogen which is going to be. Then the second method is oxide formation method. Oxide formation method में we are going to take over here the mass of oxygen. तो अगर आपको ऑक्साइड दिया है और आपको मास ऑफ एलिमेंट दिया है, तो आप मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द मासेस, राइट? मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट, और इनटू हमको क्या करना है 8, राइट? सो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? Equivalent mass, that is equal to mass of element into 8. 8 is the equivalent mass of oxygen we are taking over here, right? Divided by mass of oxide minus मास ऑफ एलिमेंट, राइट? तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं तो उस पे हम लोगों ने 16 पार्ट्स लिखा था, इफ यू रिमेंबर, बट इफ यू टेकिंग द इक्विवेलेंट मास वी आर गोइंग टू टेक 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो डेफिनेशन में उसको आप ओब्लिक डाल के लिख सकते हो 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन mass of oxide minus mass of element, that will be mass of oxygen into 8. The third method is chloride formation. Chloride formation method में जैसे आपने oxide formation method करा है, उस पे आप mass of the element लोगे upon mass of the chloride minus mass of the element, which will give us the mass of the chlorine into its atomic mass, which is 35.5. So what do we have over here? Equivalent mass is equal to mass of element upon mass of chloride minus mass of element into 35.5, right? तो मास ऑफ क्लोराइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट क्या आ गया? दिस विल बी मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है? तो दिस इज द क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड. तीनों मेथड जो हमने देखे उस पे ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ हाइड्रोजन में हम लोग वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं. ऑक्सीजन में और क्लोरीन में या क्लोराइड मेथड में हम लोग मास ऑफ एलिमेंट अपॉन, इन ऑक्साइड मेथड वी आर टेकिंग मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8, और क्लोराइड मेथड में मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्लोराइड और क्लोरीन इनटू 35.5. अब जो नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कंसिडर करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जिंक को रिएक्ट कर रहे हैं विद कॉपर सल्फेट. अब जिंक जो है वो ज्यादा एक्टिव मेटल है और कॉपर जो है वो लेस एक्टिव है. सो बेसिकली हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? वी आर टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ लेसर एक्टिव मेटल, करेक्ट? तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं जिंक से.
तो अगर हमें दोनों के मासेस पता है और एक का इक्विवेलेंट मास पता है तो हम दूसरे का इक्विवेलेंट मास जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दैट इज नोन एज, so this generally is for all those reactions in which we are displacing the lesser reactive metal with a higher reactive metal, and I've already given you. तो अगर आपको मास जो है एक मेटल का m1 है अपॉन m2, that is equal to E1 upon E, right? You know the value of m1 given to you in the question, the value of m2 which is experimentally determined, both these, और it is already given. एक का मास आपको already दिया हुआ है, तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट दोनों के पता है तो आप m2 कैलकुलेट कर सकते हो, या कोई भी अननोन जो इसमें आइडेंटिटी है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ रेस्ट ऑफ द थ्री. ओके, so let's go on to the final one, which is double displacement method. Okay guys, so we're going on to the last method, the last portion of our topic today, which is the double displacement method. अब double displacement method में हम लोग एक कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं विद अनदर कंपाउंड एंड वी गेट अ प्रेसिपिटेट. तो जो एक कंपाउंड हम रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रेसिपिटेट हम रिएक्ट कर जो हमारे पास बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन, उन दोनों के मासेस को और इक्विवेलेंट मासेस को हम कोरिलेट कर. ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, so if we have a reaction, so this is the reaction which we have, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो हम लोग दो को, एक प्रेसिपिटेट को और वन ऑफ द रिएक्टेंट को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं, तो दैट इज मास ऑफ ए बी अपॉन मास ऑफ ए डी. That is equal to equivalent mass of AB upon equivalent mass of AD, right? So this is how you can find. Now comes the important part over here is the questions. तो इसके 4 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में जो कि बनाए हुए हैं मैंने, बट उनको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ही डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन सारे हम टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं और थ्योरी हम सारे यहाँ कर रहे हैं. दिस इज हाउ द कोर्स इज गोइंग टू गो, राइट? I'll see you tomorrow. Bye bye.